जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम कक्षा 9 का एनसीईआरटी बुक लेकर आए हैं। कक्षा 9 का है और ये आज लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले के है ना 5 क्लास में बाकी के 5 एक्सरसाइज हो चुके हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो यदि पहले का है ना आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। और हाँ, इसके एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चंस होते हैं इन सब क्वेश्चंस को कम्युनिटी में हम डाल देते हैं, तो वहाँ पे आप जाके इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। जनसंख्या क्या है टॉपिक? जनसंख्या टॉपिक है। जनसंख्या कह रहा है कि क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? आप खुद सोच कर देखिए कि मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक चट्टानें जैसे कि बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी देखना होता है कि ये फ्रेम के बाहर तो नहीं जा रहा है। वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा क्या है? जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। और ये तीसरा और अंतिम क्या है? जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यवसाय संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार का वितरण। मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या 10,280 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी। यह 10.2 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। जनसंख्या और यहाँ क्षेत्रफल का ग्राफ दिया हुआ है। विश्व के क्षेत्रफल में जनसंख्या में भारत का भाग देखिए कह रहा है कि आगे 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1660 लाख है, 1660 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल आबादी का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं।
ये परसेंटेज में सभी राज्यों का, सभी बड़े राज्यों का यहाँ पे दे रखा है जनसंख्या वितरण। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल आबादी का केवल 5.5% है। कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है। फिर कह रहा है कि घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या आप जानते हैं, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। केवल बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का रहा है आपको। 2001 के भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 13 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। चित्र 6.3 में है ना, राज्य स्तरीय नीचे दिखाया हुआ है। (250) व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छड़े एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताएं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 1991 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे कि 2001 की जनसंख्या से हटा कर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। पहले और बाद की जनसंख्या को हटाकर ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। प्रतिशत का गणना वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि है ना 100 पे होता है। भारत की आबादी में 3610 लाख से बढ़कर 2001 के आंकड़ा बताता है 10,280 लाख हो गई है। अब तो नए वाले डाटा आपको 2011 के अकॉर्डिंग भी है ना दिया होगा। सारणी 6.1 में भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर देख लीजिए।
ये कुछ कॉलम्स हैं। 1951 से है ना जनगणना शुरू हुआ था प्रत्येक 10 वर्ष पे। कह रहा है कि सारणी 6.1 एवं चित्र 6.4 दर्शाता है कि 1991 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही है। 1951 से 81 तक नियमित रूप से बढ़ रही है। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है जो 51 में 3610 लाख से 81 में 6830 लाख हो गई। किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। 81 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भारत कुल जनसंख्या एवं घनत्व, कुल जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2001 का ग्राफ के माध्यम से है ना वृद्धि दर जिस स्पीड में बढ़ रहा था है ना, फिर यहाँ जाके 2081 से आपको वो स्पीड नहीं देखने को मिला। कह रहा है कि इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी अधिक वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में लगभग वार्षिक वृद्धि 155 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि दर जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। क्या है? प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रियाकलाप: एक चित्र पर अपने दादा दादी, नाना नानी एवं माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाइए। अपने प्रवास के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण
क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगरीकरण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों एवं नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या में 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो एक में बढ़कर 27.78% हो गई। एक दशक 1991 से 2001 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है: बच्चे, वयस्क और वृद्ध। बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम बच्चे की श्रेणी में रखे गए हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 39 वर्ष के बीच वयस्क। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक 59 से एभव। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। उम्र संरचना परसेंटेज में: वयस्क 58.7%, वृद्ध 6.9%, बच्चे 34.4%। सबसे ज़्यादा ये वयस्क का है, ये वृद्ध का है और ये येलो कलर का जो है बच्चे का है, 34.4%। भारत उम्र संरचना। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्र 6.6 में दर्शाया गया है। ले चलेंगे आपको आगे। क्रियाकलाप में क्या करें कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं जो कि घरेलू सहायकों एवं श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। आपके क्षेत्र में कितने वयस्क बेरोजगार हैं। आप इसके कारणों के बारे में क्या सोचते हैं। लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यह जानकारी किसी दिए गए समय में वास्तव में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2001 के बीच में लिंग अनुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। 6.2 जस्ट नीचे देख रहे होंगे आप लोग। जिस वर्ष जनगणना हुआ है 51 से स्टार्ट होकर 2001 तक का यहाँ डाटा है। 946 व्यक्ति 1000 पुरुष पे 946 महिलाएं थी और सबसे लास्ट का जो है 933 है ना, घट ही रहा था। क्या आप जानते हैं केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058। केरल में पुरुष से अधिक महिलाएं हैं, 1058 हैं। पांडिचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1001 हैं, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पे 821 तथा हरियाणा में प्रति 1000 पे केवल 861 है। इस प्रकार की विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन सा राज्य की है और क्यों। साक्षरता दर क्या होता है समझते हैं। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता केवल एक शिक्षित एवं जागरूक
नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। दो 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो कि किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया है। आयु 7 या उससे अधिक है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84% है, जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं की दर 65, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 75.26% एवं महिलाओं की 53.67% है। साक्षरता दरों में इन प्रकार के अंतर क्यों है? व्यावसायिक संरचना समझते हैं। व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक श्रेणी देखते हैं। इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन एवं खनन आदि क्रियाएं शामिल है। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं भवन निर्माण कहा जाते हैं। तृतीयक क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं आती हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यवसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी क्रियाकलाप सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2001 में घटकर प्रति 1000 8.1 रह गई। औसत आयु जो 1951 में 36.7 थी, बढ़कर 2001 में 64.6 वर्ष हो गई। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के सहायता में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण उसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों एवं वयस्कों के लिए अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत से किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रभाव, शिक्षा के प्रसार एवं इसमें सुधार के द्वारा इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना है। किशोर किशोरियों की अनुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। तो 9th क्लास का ज्योग्राफी समाप्त हुआ। टोटल 6 अध्याय थे, 6 के 6 समाप्त हो गए हैं 6 क्लास में। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे को देख लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।